अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। कुछ रोज कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना बयानात और जारहाना पॉलिसीज पर ब्राजील के सदर लुइस डी सिल्वा ने दबंग अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप को अमरीकी अवाम ने शहंशाह बनने के लिए इक़्तिदार नहीं सौंपा। सदर लुइस डी सिल्वा की इस बेखौफी की वजह उनकी ब्राजील में बेपनाह सियासी मकबूलियत है, जिसकी वजह से वो कई बहरानों से दो चार होने के बावजूद दोबारा इक़्तिदार की मसनद पर फाइज हुए। वर्कर्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लुइस डी सिल्वा को सन 2018 में जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद पूरे मुल्क में शदीद एहतजाज और मुजाहरे फूट पड़े। बाद ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने लुइस डी सिल्वा की सजा मुअत्तल कर दी। डी सिल्वा सन 2023 में बड़ी हिमायत की वजह से इलेक्शन में कामयाब होकर एक बार फिर ब्राजील के सदर बन गए। आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 9 मई मुकदमात से मुतालिक जमानत की अपीलों पर समाअत बगैर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस पेशरफ्त पर इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने शिकवा किया कि वकील सलमान सफदर मुल्क से बाहर हैं, तो 24 घंटे के अंदर केस लगा दिया गया। ये सोच रहे थे कि वकील पेश नहीं हो सके, लेकिन सलमान अकरम राजा पेश हुए। याद रहे कि इमरान खान को जेल में कैद हुए 5 अगस्त को 2 साल मुकम्मल हुए, लिहाजा उनकी रिहाई के लिए एक तरफ उनकी जमात कानूनी जंग लड़ रही है, तो दूसरी तरफ मुल्क गिर एहतजाज की तैयारी भी जारी है। इस हवाले से पीटीआई ने आइंदा एहतजाजी हिकमत अमली तय करने के लिए 31 जुलाई को अहम मुशावरती इजलास पेशावर में तलब किया है। इजलास में इस बात का फैसला किया जाएगा कि एहतजाज मरकज यानी इस्लामाबाद की जानिब मार्च की सूरत में किया जाए या सूबाई सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर खजाना जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब आपके वक्त। झगड़ा साहब, बिलाखिर इमरान खान साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में लग गया है, 12 अगस्त को अगली समाअत है। दोनों सूरतों में अगर फैसला खान साहब के हक में आए तो 9 मई का केस बहुत कमज़ोर बयानिया इख्तियार कर लेगा, और अगर आपके खिलाफ आए तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बहुत मुदल्लिल तरीके से ये साबित करना पड़ेगा कि ज़मानत क्यों ना दी जाए, यानी ज़मानत जो है उसको इसी तरह से, यानी जो गिरफ्तारी है उसको बरकरार रखा जाए। कितना क्रिटिकल होगा ये केस खान साहब के मुस्तकबिल के लिए? देखिए, फिलहाल मेरे ख्याल में इंडिविजुअल तौर पे कोई एक कदम जो है वो क्रिटिकल नहीं है। दो चीजें क्रिटिकल, एक कि ये निजाम एक्सपोज होता रहे, और जो लोगों का गुस्सा है, जो मायूसी है, जो लैक ऑफ बिलीफ है इस निजाम पे, कि वो एक कुव्वत बन के इस निजाम को गिरा दे ताकि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता जो है वो हमवार हो। अब पहले वाले मकसद में जो निजाम का नंगा होना है वो तो मेरे ख्याल में हर रोज हो रहा है। आप सिर्फ आजकल वो चीजें देख लें जो कि हो रही है। आपने देखा कि आज जो समाअत थी इमरान खान साहब के बेल की, वो तो डिले हुई, लेकिन जिस स्पीड से इलेक्शन कमीशन पीटीआई के लॉ मेकर्स को डिस्क्वालीफाई कर रहा है वो डिले नहीं हो रहा। आपने देखा कि आज पत्नी कितने महीने हो गए कि इमरान खान की फैमिली अडियाला जाती है और बिल्कुल बेशर्मी से उन्हें नहीं मिलने दिया जाता, लेकिन जो कानून तोड़ना पड़ता है वो तोड़ देते हैं हम। आपने ये देखा है कि 9 मई के केसेस की तो कन्विक्शंस हो रही हैं कि पीटीआई के वो मेंबरान जो कि सूबाई असेंबली में पंजाब के किसी भी बहाने पे, जो बहाना मिले, उनको सस्पेंड किया जाता है, डिस्क्वालीफाई करने की थ्रेट मिलती है। लेकिन आपने आज शायद ये भी नोटिस किया होगा कि जो हमारे केसेस हैं इलेक्शन के, 735 दिन होने के बाद, 737 दिन होने के बाद आज उनके इलेक्शन ट्रिब्यूनल का सिलसिला 0 से शुरू हुआ, जब कानून कहता है कि 180 दिन में उनका फैसला होना पड़ता है। तो नाम तो नंगा हो रहा है। आपका हल्का पीके 79 है। जो दूसरा चैलेंज है वो चैलेंज जो है उसके लिए ऑब्वियसली काम भी करना है, मेहनत भी करनी है, जो रियासत का जुल्म है उसका सामना भी करना है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल की जंग है, वो भी इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। आपका हल्का पीके 79 है? मेरा हल्का पीके 79। तो 540 दिन के बाद आज आपका ट्राइब्यूनल भी जाग गया है। पहली समाअत थी आज, क्या हुआ है उसमें?
देखिए, ये तो पूरा एक क्या कहते हैं, वो जो पुराने जमाने का पीटीवी का ड्रामा नहीं होता था, वो जिस स्पीड से हिलता था। पहले जो है वो ऑपोजिशन के वकील नहीं पेश होते रहे, उसके बाद जब वो पेश हुए तो एक समात दूसरी समात, फिर कुछ जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट उनकी प्रमोशन हो गई, फिर हमारा जो जज था उनके खिलाफ एक कैंडिडेट ने कंप्लेन की तो बाकी सारे केसेस भी वो छोड़ गए, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से रिटायर्ड जजेस के साथ ट्रिब्यूनल्स बने, फिर कोई 6-8 महीने हो गए उनको बने, तो आज उसकी समात हुई। आज उनको कहा कि देखें, जो भी फैसला करना है, जो भी फैसला करना है, 180 दिन आपका ही कानून कहता है कि उसमें आपने फैसला करना है, बराए मेहरबानी इसकी जो है वो डेली तौर पे हियरिंग करें और इसका फैसला करें। तो आज मैं इसलिए खुद जो है वो उस ट्रिब्यूनल के सामने गया, और हालांकि मुझे बहुत से लोग कह रहे कि ये सीट आपको वापस नहीं मिलेगी, लेकिन उसका जवाब भी मैं ये देता हूं कि ये जो मैं जंग लड़ रहा हूं, ये मैं सीट वापस लेने के लिए नहीं लड़ रहा। ये जंग मैं इसीलिए लड़ रहा हूं कि एक, इमरान खान का मैंडेट है, दो, इस निजाम के टूटने तक हमने ये जंग जो है वो लड़नी है, और तीन, उसके टूटने तक हमने इस निजाम को एक्सपोज करते रहना। तो मुझे तो ये भी फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये फैसला जो है वो मेरे खिलाफ जाए, क्योंकि मेरे हल्के पे तो एक एक पोलिंग स्टेशन पे सबूत सामने है, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन पे जो टैंपरिंग की गई है ऑफिशियल फॉर्म 45 में, वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो है वो साफ जाहिर है, वो टिपेक्स के निशान है, वो ओवरराइटिंग हुई है। वो जब मैंने मंसूर अली खान के साथ व्लॉग किया था तो उसमें एक पोलिंग स्टेशन पे मुझे -33 वोट भी दिए। तो क्या फर्क पड़ता है, अगर आपने कोई जेर जबर की वजह से मेरा केस डिसमिस करना है वो भी कर दे, लेकिन मेहरबानी करें इस निजाम को एक्सपोज करते रहें, क्योंकि कम से कम मेरे जैसे लोगों ने ऐसी सियासत नहीं करनी जो आज पाकिस्तान में हो रही। राइट। 31 जुलाई को बड़ा अहम इजलास है पेशावर में पीटीआई का। एहतजाज होगा या मार्च होगा, इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन पे जाया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए पार्टी को? मेरे ख्याल में पार्टी को बहुत कुछ करना चाहिए। मेरे ख्याल में 5 अगस्त जो है वो एक पहला कदम होगा, और चाहे आपने एहतजाज करना है, चाहे आपने मार्च करना है, जो भी आपने करना है, वो पहला कदम तो ले लें। मेरे ख्याल में पार्टी ने इमरान खान ने नहीं, वर्कर्स के साथ, सपोर्टर्स के साथ अपनी क्रेडिबिलिटी भी वापस बहाल करनी है, और उसके लिए उसको 2-3 कदम और भी लेने हैं। उसने जो अलायंस अभी फाल हुई है, ये एहतजाजी तहरीक उस अलायंस के थ्रू चलानी है जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, और उसकी वजह ये कि आपको इस निजाम ने आइसोलेट कर दिया और आपको डी फैक्टो उसने दहशतगर्द करार दिया है, और वो आपके खिलाफ तो जो भी एक्शन लेना चाहता है वो ले। मेरे ख्याल में जो तीसरी चीज करनी चाहिए, और आपने मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे इलेक्शन पिटिशन का भी जो है वो पूछा, कोई भी तहरीक सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं लड़ी जाती। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का बहुत बड़ा रोल है, और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अवाम, पख्तूनख्वा के अवाम और पीटीआई का सपोर्टर, उनसे भी पूछने का हक जो है वो रखता है कि जो उनके पास वो सारे लीगल स्टेप्स हैं जो वो ले सकते हैं, जिनसे ये निजाम एक्सपोज होता है, वो भी वो ले। मैंने खुद एंटी करप्शन में अपनी सीट पे एक कंप्लेंट दायर की है, और वो इसीलिए दायर की है कि जिस किस्म के इन्वेस्टिगेशंस एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हमारा देख रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि जो हमारे इलेक्शन के रिगिंग में रिगिंग हुई है, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का मामला नहीं है। जब सरकारी अफसर 2-2 फॉर्म 45 साइन करते हैं तो वो करप्शन है। जब एक डीआरओ, जैसे पेशावर का डीआरओ है, 9 सीटों पे जो है वो रिगिंग लीड करता है, तो वो मिसकंडक्ट के ज़मरे में आता है, और जब वो मिसकंडक्ट के ज़मरे में आता है तो उसको कोई हक नहीं कि वो सरकारी तनख्वाह पे कोई भी ओहदे पे बैठे। और ये मेरी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कि वो उसके खिलाफ एक्शन। तो इस तरह तो सारी इस तरह तो आप देखें, ये तो फिर आप झगड़ा साहब सारी ब्यूरोक्रेसी को आप अंदर करवा देंगे। लास्ट पॉइंट
केयर टेकर हुकूमत में जिन सरकारी मुलाजमीन ने कानून तोड़ा, 3 MPO के अरेस्ट के तहत, सेक्शन 144 के नाफिज होने के तहत जो जो उन्होंने किया, उनके सब के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। ये हम देंगे तो बाकी पाकिस्तान में कोई पैगाम जाएगा ना कि गलत काम करने का कोई कॉन्सिक्वेंस भी है, कोई नतीजा भी है। तो ये मैंने आपको 3-4 मिसालें दी हैं, और ये सब कुछ पार्टी करेगी। झगड़ा साहब, तो हमें जो है वो ये निजाम सीरियसली। झगड़ा साहब, आपके KP के हाउस पर बकौल तहरीक इंसाफ के दावा बोला गया, हमला हुआ, चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए वहाँ तोड़फोड़ की गई, चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को डैमेज किया गया, वेपन छीना गया, एनेक्सी को डैमेज किया गया। वो तो किसी को भी हक नहीं है कानून नाफिज करने वाले इदारे को कि वो इस तरह से किसी टेरिटरी में जाके ये यूं बिहेव करे। अरेस्ट करना चाहते कर लेते, लेकिन आपने कहा था हम उस पर कार्रवाई करेंगे, आप नहीं कर सके। दूसरी तरफ DC इस्लामाबाद जिन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए MPO के तहत, शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार, उसी DC इस्लामाबाद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा सुना दी 6 महीने के लिए, और कई महीनों से वो केस पेंडिंग है, वो जेल में नहीं जा सके, बल्कि उनको सदारती तमगा दिया गया। तो आप कुछ भी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। मैं यही कह रहा हूं ना कि ये सब कुछ देख के आप पाकिस्तान के अवाम से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस सियासी निजाम से बड़े खुश होंगे, कि वो हाइब्रिड निजाम से बड़े खुश होंगे, कि उनको क्रेडिबिलिटी होगी कि पाकिस्तान का आईन और पाकिस्तान का कानून उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये उनकी खिदमत के लिए, ये सिविल सर्वेंट्स यानी जो सरकारी नौकर जिसकी ट्रांसलेशन होती है कि उनको हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह दी जाती है, माजरत के साथ अपने 2 दिन के फायदे के लिए ये निजाम पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम और पाकिस्तान के रियासत के दरमियान फासला बढ़ा रहा है। जब F6 में बलोच खवातीन बैठी होती हैं और आप में हुकूमत में एक बंदे में ये इंसानियत नहीं होती कि जो भी आपके उन पे इल्जामात है कि कोई एक बंदा जाके उनसे सिर्फ ये पूछे कि उनके गिले क्या है और कि किस तरीके से हम कानून के दायरे में उन्हें हल कर सकते हैं, तो जो आपका सबसे बड़ा सूबा है, आपके ख्याल में वहां पे एहसास महरूमियत कम होगी या ज्यादा होगी? तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ करने को है और बहुत सा फासला बाकी है, और 5 अगस्त उसका सिर्फ एक पहला कदम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तैमूर सलीम झगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक के रहनुमा हमारे साथ थे। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हाजिर होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पाकिस्तानी सियासत में हालिया दिनों कुछ पुरस्रार सी खामोशी है, क्योंकि फरीकैन सियासी बिसात पर अब बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहे हैं। ताहम बाज़ तज्ज़ियाकारों की राय में यह खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशगामा भी बन सकती है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ और उसकी हम ख्याल जमातों का इत्तेहाद 5 अगस्त को हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने के लिए सर जोड़कर मुशावरत में मसरूफ है। लिहाजा अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत की इस हवाले से हिकमत अमली क्या होगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दावा है कि इलेक्शन में अवाम तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर यह सिस्टम चल रहा है तो आसिफ अली जरदारी के ऐवान सदर में बैठने की वजह से, वरना यह सिस्टम 6 माह भी नहीं चल सकता था। यह तो नविश्ता दीवार है कि शहबाज हुकूमत पीपल्स पार्टी के सहारे खड़ी है और यह सिस्टम चल रहा है, लेकिन इस सिस्टम को नून लीगी रहनुमा हाइब्रिड सिस्टम का नाम दे रहे हैं। और यह निज़ाम जिस तरह चल रहा है उसकी हल्की सी झलक यह है कि हुकूमत की जानिब से चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये और रिटेल कीमत 173 रुपये मुकर्रर करने के बावजूद अवाम को सस्ती चीनी मैसर नहीं। लाहौर और इस्लामाबाद, कराची समेत दीगर शहरों में कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ चीनी नायाब ना हो, और जहाँ दस्तयाब है वहाँ उसकी कीमत 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। एक तरफ ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं तो दूसरी तरफ वज़ारत ख़जाना ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया है कि मुल्क में महंगाई की शरह
27.4% से कम होकर सिर्फ 4.5% पर पहुंची। चीनी 200 रुपए। पेट्रोल की कीमत 1.5 माह में 3 दफा बढ़ाई गई, लेकिन महंगाई कम हो रही है। ये मंतक भी समझ से बालातर है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर जनाब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सरमद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाइएगा कि जो गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनवाएंगे, तो जो कॉम्पोजिशन है वज़ीर आज़म बनने की वो तो ये है कि कम से कम 2 सूबों में, यानी जो बड़े 2 सूबे हैं या छोटे 3 सूबों में, ये कम से कम 2 बड़े सूबों में आपकी हुकूमत हो तो फिर आप वज़ीर आज़म का नंबर गेम पूरा करते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में तो आपकी हुकूमत है। KPK में इस वक्त भी तहरीक इंसाफ का जोर है। पंजाब में आपकी सियासत डैमेज हो चुकी है, तो वज़ीर आज़म कैसे बनेंगे बिलावल? देखें जैसे कि आपने कहा कि दो बड़े सूबों में या 3 सूबों के अंदर हुकूमत या अक्सियत होनी ज़रूरी है। बलूचिस्तान और सिंध के अंदर हमारी अक्सियत मौजूद है, आपको नज़र आ रही है। हमें उम्मीद है कि अगले इलेक्शंस में ये हम KP में भी खतर खा सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगे और पंजाब में भी हम निकालेंगे, क्योंकि देखें लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आगाज था ना, वो पंजाब से हुआ था, वो सिंध से नहीं हुआ था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो मेजॉरिटी थी वो 2/3 मेजॉरिटी पंजाब में थी, सिंध में 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी भुट्टो साहब के पास। पीपल्स पार्टी लाहौर में डॉक्टर मुबश्शिर घर में कायम हुई और लाहौर से पीपल्स पार्टी शुरू हुई। जो रूट्स है पीपल्स पार्टी की वो पंजाब में है। तो ये पीपल्स पार्टी ने अपनी जो रूट्स हैं उनको रिक्लेम करना है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल काम है। अगर जो आज भी जो लोग शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जो मोहब्बत करते हैं, वो पंजाब में उनकी आपको अक्सरियत नजर आएगी। तो आई एम श्योर दे आर लुकिंग फॉर एन लेकिन सरमद साहब वो तो भुट्टो साहब का तो आप आज से 56 साल पुरानी बात कर रहे हैं ना, 1970 के इलेक्शन में। और लेकिन वो मेरे जैसे लोग जो उस वक्त मेरे ख्याल में होंगे कोई, जब भुट्टो साहब की शहादत हुई तो हम होंगे कोई 17-18 साल के। आज हम बैठे हैं ना, आज हमारी जनरेशन जो हमसे 4-5 साल बाद दौर देखा है, और हम भुट्टो साहब के हम लोग जो हैं, हमारी जो जनरेशन थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहर में ये भी एक मसला है, शहर टूटा नहीं है। सरमद ये भी एक मसला है ना, ये बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। वो लोग जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर देखा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बातें सुनी है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहर में रहे, वो आज भी पीपल्स पार्टी में दोबारा लौट के आना चाहते हैं। उनको आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कोई कमद मुकाबल उसका कोई मुतबादल नहीं मिला इस मुल्क। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आपने फरमाया कि जिसने मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। मैं एक एग्जांपल दूंगा, कथाकलामी कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दूंगा। आपको याद होगा चंद साल पहले जब आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात हो रहे थे, तो बिलावल भुट्टो साहब बगैर किसी को बताए हुए GT रोड से जा रहे थे, लाहौर से पिंडी ऑनवर्ड मुजफ्फराबाद। तो आपको याद होगा कि पूरा जो शहर थे ना, जो गांव थे और शहर थे GT रोड पे, वो जिस तरीके से वहां आए और उन्होंने बिलावल साहब को एक किस्म की रिसेप्शन दी। वहाँ खवातीन थी, जो मर्द थे, जो हुवर क्राइंग टू सी। बिल्कुल ठीक है, उनको देखा, ये सारी बातें देखिए, ये सारी बातें उससे नजर आता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर जो है, देखिए वो आज भी सेंट्रल पंजाब में ये शहर मौजूद है, लेकिन रिक्लेम करने की लेकिन सरमद साहब आप रिक्लेम करना चाहते हैं। रिक्लेम का 2013 में रिक्लेम ना कर सके, 2018 में वो शहर कहाँ गया, 2024 में वो शहर कहाँ गया? भुट्टो साहब का शहर मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपकी जनरेशन के लोग जो मौजूद हैं। लेकिन एक तरफ आप मुस्लिम लीग नून के साथ घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? नून लीग के साथ आपकी दोस्ती है, हर स्याह सफेद में आप उनके साथ खड़े हुए, और फिर आप कह रहे हैं कि पंजाब में रिक्लेम करेंगे। कैसे हो सकता है रिक्लेम? अगेन देयर टू डिफरेंट थिंग्स। एक तो अगर हम बात करते हैं नून लीग की, तो देखें नून लीग के साथ इस वक्त जो हुकूमत है, हमारी हमायत नून लीग की हुकूमत को हासिल है। ये मुल्क के मफाद के अंदर किया गया है। आपको भी आपके भी इल्म में है जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, या साल पहले 1.25 साल पहले जो मुल्क के हालात थे वो क्या थे।
तो ये एक क्लिशे है मुल्क के वसी तर मफाद में, बट एक्चुअली ये कई मुल्क के मफाद में ये फैसला किया गया था। अगर ये फैसला नहीं होता तो क्या होता? तो दिस हैड टू बी डन। एंड जहाँ हम जो उनके जो अच्छे फैसले हैं, जो उनके अच्छे इक़दाम हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और जहाँ कोई चीज़ जिससे हम डिसएग्री करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। अभी आपने बजट में देखा होगा जिस तरीके से बिलावल साहब की इंटरवेंशन से बहुत सारी चीज़ें जो है रिवर्स हुई। फॉर इंस्टेंस 18% ड्यूटी लगा दी गई थी इम्पोर्टेड जो सोलर पैनल्स आते थे उसके ऊपर। तो ड्यूटी जो है बिलावल साहब की इंटरवेंशन से कम की गई। अगर अदरवाइज तो गवर्नमेंट 18% करने जा रही थी उसके ऊपर, तो वो कम की गई। इस तरीके से और बहुत सारी इंटरवेंशन बजट के दौरान की गई और उसके अलावा भी की गई, जिनसे, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि जो चीज़ भी हम करें उसमें जो फायदा है ना, वो अवाम का होना चाहिए। अवाम का भी फायदे का लेकिन सरमद साहब, आपको अपने सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद साहब की क्या वो स्टेटमेंट याद है जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जब सियालकोट में अभी आज से चंद हफ्ते पहले एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उस ज़िमनी इलेक्शन में गलत बात नहीं की थी उन्होंने, कोई गलत बात नहीं की थी, बिल्कुल उन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी। तो फिर उन्होंने बिल्कुल गलत बात नहीं की थी। अब ये अपना हमें एतराज़ात, हमें काफ़ी एतराज़ात है द वे दी जो वो इलेक्शंस, जो ज़िमनी इंतखाबात है जिस तरीके से हैंडल किए गए, और वो हमने बहुत ओपनली उसका इजहार किया। और हमने सर देखें, जमात के साथ इश्यूज उठाए भी। नहीं सरमद साहब, अभी 3 और ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं ना। मुजफ्फरगढ़ में एक इलेक्शन आ रहा है, बल्कि 4 इलेक्शन आ रहे हैं। एक मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन आ रहा है, वहां पर भी पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रांग वोट बैंक रहा है जमशेद दस्ती की सीट पे। एक अहमद चट्ठा का ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, एक अहमद भुच्चर का ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, एक चित्राल में इलेक्शन आ रहा है। ये 4 हलकों पे इलेक्शन आ रहे हैं ना। इलेक्शन ही तो लिटमस टेस्ट होगा ना। अगर आप वहां पे नजर आ जाएगा कि पीपल्स पार्टी कितने वोट ले रही है। एक तो चित्राल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन आपको याद है कि चित्राल में सिर्फ पिछली दफ़ा एक इलेक्शंस में सिर्फ थोड़े से अपसेट्स हुए थे। अदरवाइज आपको याद है कि वहाँ से तो पीपल्स पार्टी की जितनी स्ट्रेंथ थी वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिली। मालाकंड डिवीजन को आपको याद होगा, मालाकंड डिवीजन को सेनेटर साहब तो वहाँ से इलेक्ट होती सदन पंजाब में आ जाए। अगर हम सदन पंजाब में आ जाएं, जो अभी जमशेद दस्ती साहब की सीट है उसके अंदर भी आ जाएं, तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक वहाँ काफ़ी बड़ा वोट बैंक है। और सदन पंजाब में आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी, अगर पंजाब में जो परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी की थी, जो हुई थी, वो सदन पंजाब में थी। आई थिंक पीपल्स पार्टी हैज अ रीजनेबली गुड होल्ड इन सदन पंजाब, और मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ पे कामयाब होंगे। ये फरमाएं कि सही है। ये फरमाएं, जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये हाइब्रिड सिस्टम है, तो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी को फिर किसी हाइब्रिड सिस्टम को सपोर्ट करना ज़ेब देगा? फिर या तो आप उनको शट अप कॉल देंगे, ये क्या नॉनसेंस बात है कि हाइब्रिड सिस्टम है, आप क्यों ये कह रहे हैं हाइब्रिड, वो कह रहे हैं हाइब्रिड सिस्टम है। इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में मुनासिब होगा कि आप ख्वाजा साहब से पूछें कि उनको क्या लगता है कि ये हाइब्रिड सिस्टम है या नहीं है, या उस पार्टी से पूछें जिसके वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, कि ये हाइब्रिड सिस्टम है या नहीं है। हम तो समझते हैं कि तमाम स्टेट इंस्टीट्यूट को अपने आईनी दायरा में रह के अपना काम करना चाहिए, और सबको ऑन बोर्ड होकर इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। क्योंकि हम इस मुल्क को पीछे खींच के और नीचे खींच के इस मुल्क को हम तबाही के धाने पे ले आए थे, और उस तबाही के धाने से ही निकालने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी ने जो इनिशिएटिव लिया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, और उसके बाद जो कुछ हुआ उस तबाही से मुल्क को निकालने के लिए अगर हम देखें तो वो बेसिकली आपको नजर आता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी क्लियर कि ऑब्जेक्टिव हमारा सिर्फ एक होना चाहिए। बाकी सब चीज़ों को अपनी तरफ छोड़ दें कि जी हमारे सियासी इख्तिलाफात क्या हैं, सब चीज़ें, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो पाकिस्तान। और पाकिस्तान को हमें आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान को हम धकेल के और नीचे करके हम पाकिस्तान को तबाह कर चुके हैं। दिस इज नाउ पाकिस्तान मोमेंट। ये फरमाएगा कि जो पाकिस्तान की सरमद साहब ये फरमाएं कि ये अभी जरदारी साहब की सालगिरह पे जो इश्तिहारात दिए गए अखबारात में, एक मॉडर्न डेमोक्रेसी, नई जनरेशन, नई सोच, दुनिया के अंदर सोच के जाविये तब्दील हो गए हैं,
क्या इसको कोई एंडोर्समेंट या इसको आज की जनरेशन इसको अप्रिशिएट करेगी कि आप कौमी खजाने से एक ऐसी तो मेरे ख्याल में शख्सियत? करना चाहिए सर, मेरे ख्याल में करना चाहिए सर। जरदारी साहब का एक बहुत बड़ा मसला है। मैं हमेशा कहता हूँ जरदारी साहब का एक बहुत बड़ा मसला है। जरदारी साहब का मसला ये है कि वो अपनी खुद अपनी उन्होंने क्या किया है। मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि इस मुल्क के लोगों को बताया जाए कि आसिफ अली जरदारी क्या है। तो सर वो कौमी खजाने से क्यों किया अगर आप जाए? याद करें सालगिरह की 2008 में मुबारकबाद कौमी खजाने से क्यों दी जाए? तो क्यों ना दी जाए सर, क्यों ना दी जाए सालगिरह की मुबारकबाद? सवाल ये है क्यों ना दी जाए सालगिरह की तो मुबारकबाद? देना, वो जरूर दें। मतलब सालगिरह की मुबारकबाद पार्टी देना के जो है गलत काम है? नहीं, बिल्कुल जरूर गलत काम नहीं दें। है। सालगिरह की मुबारकबाद की बात नहीं कर रहा, कौमी हुकूमत सिंध ने दी है सर। तो हुकूमत सिंध में तो तो पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध ने दी है ना, हुकूमत सिंध का पैसा तो नहीं है ना, पैसा तो हुकूमत सिंध को क्या, मैं तो समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी की जितनी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क में, उस मुल्क के लिए, उन कंट्रीब्यूशंस के लिए तो वफाकी हुकूमत को भी उनको सालगिरह मुबारकबाद देनी चाहिए थी, खाली सिंध गवर्नमेंट को नहीं देनी चाहिए थी। आई थिंक आसिफ अली जरदारी इज वन मैन जो रिस्पॉन्सिबल है इस मुल्क में इस वक्त जो इस्तेकाम है ना, उसकी जमानत सिर्फ आसिफ अली जरदारी है और कुछ कोई नहीं है। आप 2008 से देखिए कि आप देखें 2008 में जिस वक्त बीबी साहबा की शहादत होती है और सिंध जल रहा है, तो अगर आसिफ साहब उस दिन पाकिस्तान खप्पे ना कहते तो वेयर वुड हैव सिंध गॉन? जरा खुदा के लिए उसको उसकी तरफ जाइए, देखिए। फिर आप देखिए कि अगर आसिफ अली जरदारी ना होते तो क्या खैबर पख्तूनख्वा को उसका नाम मिलता? 70 साल से NWFP हम कह के आसिफ अली जरदारी साहब की तो लगे हुए थे। देखें आप गिलगित बल्तिस्तान को जो राइट्स मिले, सरमद साहब आप भूल जाते हैं। आप जरदारी साहब NFC को हम भूल जाते हैं, हम 18वीं तरमीम को। जरदारी साहब की आप जरूर खूबियां बताएं। आप जरदारी साहब की जरूर खूबियां बताएं सरमद साहब, आप जरदारी साहब की जरूर खूबियां बताएं, आप उनकी जरूर तारीफ करें, जो काबिल तारीफ काम है जरूर करें, कोई ये नहीं कह रहा, किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। आप उनकी मुबारकबाद भी दें, आप उनके सालगिरह के पूरे मुल्क में तकरीबात रखें। कौन कह रहा है कि ना दें? सवाल है क्यों ना दें मुबारकबाद? ये किसने कहा है कि ना दें? सरमद साहब, ये किसने कहा है ना दें? खत्म हो गई बात सर। तो बात तो कौम के पैसे की हो रही है ना, डिस्कशन की जरूरत नहीं, डिस्कशन की जरूरत है ना सर। नेशनल एक्सचेकर है, नेशनल एक्सचेकर जो है वो उस पर कस्टोडियन है, आप पब्लिक ट्रस्ट है, वो किसी का पैसा नहीं है। पीपल्स पार्टी में अरबोपति लोग हैं, अपनी जेब से दे सकते हैं सर। आप कैसे डिस्कशन को बंद कर सकते हैं कि इस पर डिस्कशन नहीं हो सकती? तो ये हुकूमत सिंध ने इश्तिहार दिया, हुकूमत सिंध ने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया। सरमद साहब, हुकूमत सिंध का अपना पैसा नहीं है, मुराद अली शाह का अपना पैसा नहीं है, पैसा सिंध के अवाम का है, टैक्स पेयर मनी है। हुकूमत सिंध का पैसा है सर, वो पब्लिक का पैसा नहीं है, मुराद अली शाह का पैसा है। कोई हाथ नहीं है, कोई। आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत सिंध को कौन पैसा देता है सर? रिकॉग्नाइज ना करे सर। हुकूमत सिंध को पैसा जो है ना वफाक से भी आता है और हुकूमत सिंध अपने भी जनरेट करती है। तो कहां से करती है? पाकिस्तान के अवाम से करती है ना। पीपल्स पार्टी के MPs तो नहीं पैसा देते, सेनेटर्स तो पैसा नहीं देते ना। अगर सिंध के अवाम को एतराज नहीं है तो हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? सिंध के अवाम से पूछ के दिया क्या सर? हुकूमत का अपना फैसला है, सिंध के अवाम का क्या है? सिंध के अवाम ने तो अगले दिन अखबार में, पूरे पाकिस्तान ने उस दिन अगले दिन अखबार में देखा कि जी इश्तिहार लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि पूरे वफाकी हुकूमत को भी इश्तिहार देना चाहिए था इस मौके पे। चलें, खाली सिंध हुकूमत को नहीं देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर सरमद अली साहब, पाकिस्तान पार्टी के सेनेटर हमारे साथ थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद हिंदुस्तान से ये आवाज़ें उठ रही हैं आपके पाकिस्तान और भारत में जो जंग हुई, उस जंग की जिम्मेदारी मोदी पर है और मोदी को बदतरीन शिकस्त हुई। इसका एतराफ़ अब न सिर्फ उनकी लोकसभा बल्कि उनकी मुख्तलिफ रियासतों की असम्बलियों में वहाँ के जो अरकान असम्बली हैं उनकी जानिब से हो रहा है। क्या सूरत हाल है? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की नाकाम मुहिम जोई, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद न सिर्फ मोदी सरकार को दुनिया भर से जूते पड़ रहे हैं बल्कि खुद भारत में भी उस पर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप 26 बार ये दोहरा चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया और ये कि पाकिस्तान ने भारत के कई तैयारे मार गिराए थे।
लेकिन बीजेपी हुकूमत के नुमाइंदे अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए वजाहतें देते फिर रहे हैं, कभी कुछ और कभी कोई नया मौक़िफ़। लेकिन इस झूठ पर मोदी सरकार का मजीद मजाक उड़ रहा है। अब इंडियन कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मोदी सरकार की खुद साख्ता साजिश का भांडा फोड़कर बीजेपी पर शर्मिंदगी का पूरा डोल उंडेल दिया है। साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी 3 माह बाद भी ऑपरेशन सिंदूर पर खामोश है, अवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है। पहलगाम हमले के दहशतगर्दों की शनाख्त अभी तक क्यों ना हो सकी? वो मुल्क के अंदर से भी हो सकते हैं। मोदी हुकूमत क्यों छुपा रही है? पाकिस्तान से आए दहशतगर्दों का कोई सबूत मौजूद नहीं, महज दावों से काम नहीं चलेगा। अगर अमरीकी सदर ट्रंप ने सीज फायर करवाया तो मोदी हुकूमत तस्लीम क्यों नहीं कर रही? ये कोई पहला मौका नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार के झूठ का पर्दा चाक हुआ हो, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी का एतराफ खुद भारतीय फौज भी कर चुकी है। इंडोनेशिया में मुनक्किदा एक सेमिनार के दौरान भारतीय अताशी नेवल ऑफिसर कैप्टन शिव कुमार ने खुले अल्फाज में भारतीय फजाइया के तैयारों के नुकसान का एतराफ किया था। उससे कबल इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय तैयारों के गिरने का एतराफ कर चुके हैं। मोदी सरकार पर इस हवाले से अब तक दबाव खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसे सख्त सवालात का सामना है। गुज़श्ता रोज यानी पीर को भारत के ऐवान ज़ेरी यानी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई। इस खुसूसी इजलास के दौरान इंडियन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हस्बे आदत बढ़ के मारना शुरू की तो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उन्हें रोककर पूछा कि ज्यादा बातें ना बनाएं, बल्कि ये बताएं कि अगर आप जीत रहे थे तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका? यही वो सवालात हैं जो मिसाइलों की तरह बीजेपी हुकूमत का मुसलसल पीछा कर रहे हैं। लिहाजा अब इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए मोदी सरकार और भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन महादेव के नाम से एक नया ड्रामा रचाया। भारतीय मीडिया ने यह खोखला दावा किया कि ऑपरेशन महादेव में भारतीय फौज ने पहलगाम हमले से मुंसलिक 3 दहशतगर्दों को हलाक किया, जबकि श्रीनगर के करीब कार्रवाई में मारा गया एक मुकामी शख्स दहशतगर्दों का सरगना था। फौज ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए लाशों के साथ बड़ी मिकदार में असला और बारूद बरामद किया। लेकिन इन मुज़क्किर दावों ने बीजेपी हुकूमत और गोदी मीडिया साजिश का भांडा खुद ही फोड़ दिया, क्योंकि माहिरीन का कहना है कि जारी की गई हलाक दहशतगर्दों की तस्वीर में वाज़ेह है कि उनके पास मौजूद हथियार ही गैर फ़ाल थे। साफ नजर आ रहा है कि राइफल के बैरल में कपड़ा मौजूद, जबकि हकीकी मुकाबले में ऐसा गैर फ़ाल हथियार जो है वो मुमकिन नहीं। चुनाचे ऑपरेशन महादेव पर अब एक बार फिर मोदी सरकार का मजाक हो रहा है। पहलगाम हमला साजिश हो, जारी ऑपरेशन सिंदूर हो या महादेव फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मोदी के सियासी एजेंडा सहारा देने की नाकाम कोशिश जारी है, जो हिंदुत्व सरकार की रियासती पॉलिसी बन चुकी है। आज तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल।